नमस्कार। जम्मू कश्मीर का और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीनगर से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि श्रीनगर में अपनी पार्टी द्वारा डीलिमिटेशन ड्राफ्ट को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और डीलिमिटेशन ड्राफ्ट ऑब्जेक्शनेबल पहले ही अपनी पार्टी द्वारा करार दिया गया था और पहले ही अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने यह ऐलान किया था कि आज के दिन उनकी पार्टी डीलिमिटेशन ड्राफ्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। और परिसीमन आयोग की ड्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ अपनी पार्टी का प्रदर्शन लगातार श्रीनगर में हो रहा है। श्रीनगर में अपनी पार्टी मौन प्रदर्शन कर विरोध जता रही है और डीलिमिटेशन के ड्राफ्ट को सिरे से पहले ही खारिज कर चुकी है अपनी पार्टी। और जिस तरह से अपनी पार्टी द्वारा पहले ही कई बयानात डीलिमिटेशन ड्राफ्ट को लेकर सामने आए और पार्टी ने कहा कि उनका मानना है कि ये जो ड्राफ्ट सामने आया है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है और जो सेकुलर इंडिया का आइडिया है उसे ये डिफीट करता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की जो अमन और शांति है उसे भी ये डिस्टर्ब करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्पॉट का रुख करते हैं। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं ग्राउंड से। सनम, बताइएगा, अपनी पार्टी का मौन प्रदर्शन जारी है, काली पट्टियां लगाकर अपनी पार्टी के जो लोग जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर स्क्रीन पर देखा जा रहा है किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ ताजा तफसीलात है। प्रियंका, मैं इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है अपनी पार्टी का उसमें बिल्कुल मौजूद हूं। अल्ताफ बुखारी का जो ऑफिस है अपनी पार्टी का, वहां से एक प्रदर्शन निकला और ये 3 मुद्दे को लेकर, एक डिलिमिटेशन का और डिलिमिटेशन के साथ साथ जो डोमिसाइल है उसका और उसके साथ साथ तीसरा जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस हम जिसे कहते हैं। 3 मुद्दे उठा रखे, बैनर्स इन लोगों ने उठा रखे और इन लोगों ने बैनर्स के साथ साथ हल्की फुल्की नारेबाजी भी की जाती है। ताहम पुलिस ने इनको लाल चौक के घंटाघर में उनका जाने का प्रोग्राम था, वहां पे प्रदर्शन करने का प्रोग्राम था, वो करने की इजाजत नहीं दी, रोक दिया। और यहाँ जो पीछे पार्क है, पार्क में इस वक्त अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके लीडर या जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इन तीनों का जो कानून है इनका यूं कह सकते हैं हम विरोध करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मैं प्रियंका याद दिलाना चाहूंगा, लगभग 2 हफ्ते हो गए जब से डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से अपनी पार्टी भी खुल के विरोध करना शुरू हो रही है। और दिल्ली में दिल्ली के जितनी भी पॉलिसीज है या जो जम्मू कश्मीर सरकार जो पॉलिसीज इस वक्त या कानून बना रही है उनका खुला विरोध करते हुए ये बता रहे आरोप लग रहा है। इनके आरोप यही है कि कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट है या जो यहाँ का ब्यूरोक्रेसी है वो एक उनका खास मंसूबा है, उसके तहत कानून लाए जा रहे हैं ताकि इनका आरोप है। अल्ताफ बुखारी ने जिस तरह कल खुद हमारे साथ बात करते हुए बताया था कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है ये जम्मू कश्मीर की है नहीं, ये मेहमान है। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये वापस चले जाएंगे। तो उनके इन्हीं आरोपों के बीच में आज का ये जो है ये 28 तारीख का काली पट्टियां लगा के विरोध प्रदर्शन करना ये डिलिमिटेशन को लेके है और इसके साथ साथ जो डोमिसाइल है, क्योंकि कल जो कानून पास हुआ है जो यहाँ पे नया, जब कल जम्मू में जो मीटिंग हुई, जो समिट हुआ, लैंड समिट जिसे हम कहते हैं, उस समिट के दौरान भी जब सवाल जब पूछे गए अल्ताफ बुखारी से तो यही कहना था कि इस समिट के दौरान जो डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का उसके साथ उसका उल्लंघन किया जा रहा है और फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी ये सवाल आज उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है? पीसफुल प्रोटेस्ट हालांकि अपनी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, क्या लगता है कि जिस तरह के हालात है क्या इन्हें अलो किया जाएगा? देखिए, अलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। अभी फिलहाल थोड़ा सा तो अलो किया गया है, क्योंकि अगर आज अलो किया जाता तो कल जो है फर्स्ट को दूसरी जमातें जो पार अलायंस ने भी प्रोटेस्ट कर रखा है, तो फिर सवाल तब उठेंगे कि क्या उनको रोका जाएगा या उनको जाने दिया जाएगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कुछ करीबन 50 फीट दूर तक इन्हें आने दिया गया है, जहां पे इन्होंने पुलिस ने इन्हें रोक लिया है, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट है, कोई ऐसी हड़बंग हम जिसे कह सकते हैं वो नहीं है। लेकिन ओवरऑल कुछ धक्का मुक्की भी हो रही है और इस बीच में ये आगे निकलने की कोशिश करें। इनका प्रोग्राम है लाल चौक तक जाने का, तो घंटाघर जो लाल चौक है वहां तक जाने का, वो देखना पड़ेगा कि फिलहाल पुलिस इन्हें वहां तक पहुंचने देती है, क्योंकि अगर आज इनको वहां तक जाने दिया गया तो कल गुफ्तार अलायंस का जो प्रदर्शन होगा उसका क्या कहां तक रोकेंगे, उसमें बहुत सी बात होगी, उसमें नजरें होंगी पुलिस में, तब सवाल।
जी बिल्कुल, शुक्रिया सनम हमारे से ज्वाइन करने के लिए। सनम एजाज ग्राउंड से तफसीलात दे रहे थे इस प्रदर्शन के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हालांकि अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है अपनी पार्टी द्वारा चल रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैनर के साथ, जिसमें साफ तौर पर लिखा है डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, और उसी के साथ अब देखने वाली बात होगी कि इन्हें आगे अलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और साथ ही आप साफ तौर पर देख सकते हैं बैकडोर एंट्री ऑफ नॉन डोमिसाइल के भी जो बड़े बड़े बैनर हैं वो इनके हाथों में दिख रहे हैं। काली पट्टियां लगा के जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसी के चलते जैसे पहले ही जो अपनी पार्टी के सदर हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर से ये अपील की है कि इस मैटर में इंटरवीन करें और देखें कि ये जो रिपोर्ट है क्या ये फैक्ट्स बेसिस है और क्या ये एक साइंटिफिक अप्रोच देती है, और उसके चलते ताकि जो जम्मू कश्मीर की हार्मनी है, जो पीस है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो जहां पर लगातार हम डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं आपको अब लिए चलते हैं हम रामबन, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह की खबर सामने आ रही है कि परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट के खिलाफ गूल सब डिवीजन में रोष देखा जा रहा है। हम डिलिमिटेशन जो ड्राफ्ट है उसके खिलाफ सड़कों पर गूल सब डिवीजन के लोग उतरे हैं। सभी सियासी दलों ने भी प्रदर्शन में लोगों का साथ दिया है, तो बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम जो सियासी दल हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। सरकार को आगाह किया है और गूल से छेड़छाड़ हुई तो बड़ा आंदोलन होगा, इस तरह की चेतावनी भी दी गई है। तो रामबन की हम बात कर रहे हैं जहां पर डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के खिलाफ गूल सब डिवीजन में भी रोष देखा जा रहा है। साफ तौर पर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर देखा जा रहा है कि काफी तादाद में लोग मौजूद हैं जो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने जो बैनर हाथ में पकड़े हैं उसमें लिखा है कि गूल सब डिवीजन के जो लोग हैं वो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के खिलाफ है। तो चलिए हमारे साथ रामबन से नदीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा जहां पर डिलिमिटेशन ड्राफ्ट को लेकर ऑब्जेक्शनेबल बताया जा रहा है और साथ ही यही अपील की जा रही है इस पर दोबारा गौर किया जाए। फिलहाल आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, किस तरह की सिचुएशन गूल सब डिवीजन में देखी जा रही है? डिवीजन की बात करें जहां पर मार्केट भी कंप्लीट बंद है, तमाम दुकानें बंद है और तमाम लोग ऑल पार्टीज के लोग जो है वहां पर पहुंचे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स की डिमांड ये है कि डिलिमिटेशन ड्राफ्ट पे जहां अभी तक फिगर सामने है, लेकिन इनके जहनशी ये बात हुई है कि सब डिवीजन गूल का आधा हिस्सा रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाया जा रहा है और गूल को बानिहाल के साथ इंक्लूड किया जा रहा है। कहीं न कहीं इन लोगों का ये कहना है कि सब डिवीजन गूल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस पर इन लोगों के एतराजात है, काफी एतराजात है। लोगों का ये कहना है कि जो भी ड्राफ्ट है वो उस पर तो हमें जरूर एतराज है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने डिमांड की है या तो आप गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूएंसी को जैसे थी वैसे ही रहने दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। अगर किसी भी सूरत में अगर इसको जो है किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मिलाया जाता है तो फिर इस चीज को जहन में रखा जाए कि जो सब डिवीजन गूल के जितने भी इलाके हैं, जितना भी एरिया है, उस सबको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल किया जाए या फिर एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की जाए गूल गांधरी के नाम से, जिसमें गूल ब्लॉक रहेगा, संगलदान ब्लॉक रहेगा, गुंडीदाड़म ब्लॉक और गांधरी ब्लॉक, यानी इन 4 ब्लॉक्स को मिला के आप एक नई सी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कीजिए। यानी 3 ऑप्शन ये दे रहे हैं, लेकिन इसके अगर गूल कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर डिवाइड किया गया और खत्म कर दिया गया तो ये लोगों का एहतजाज जारी रहेगा, इलेक्शन बायकॉट रहेगा। ऐसा लोगों का कहना है कि अगर इलेक्शन करवाया भी जाता है और गूल कॉन्स्टिट्यूएंसी को तोड़फोड़ की जाती है, सब डिवीजन गूल को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका बानिहाल में लिया जाए, थोड़ा अगर गूल अरनास की तरफ, रियासी की तरफ लिया जाए और थोड़ा रामबन की तरफ लिया जाए, ये लोगों को काबिल कबूल नहीं है। लोगों का ये कहना है कि 3 ऑप्शन है हमारे पास, या तो गूल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जैसे थी एज इट इज रहने दिया जाए, या फिर कंप्लीट जो इसका हिस्सा है वो बानिहाल के साथ ही आप इंक्लूड कर दें या रामबन के साथ इंक्लूड कर दें पूरे सब डिवीजन को, या फिर एक नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट करें गूल गांधरी के नाम से, जिससे गूल के लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। इस तरह का जो है गूल के लोगों का कहना है, जहां आज ऑल पार्टीज के लोग पहुंचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मार्केट बंद है और लोगों का ये कहना है कि अगर हमारी बात पर गौर नहीं किया गया
तो आने वाले वक्त में एहतजाज तो होगा ही, लेकिन इलेक्शन बाइकआउट भी होगा। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। तो नदीम हमें जिस तरह से अपडेट दे रहे थे कि फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल वहां पर देखी जा रही है और लगातार जो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट है उसके खिलाफ सड़कों पर गूल सब डिवीजन के लोग और साथ ही सभी सियासी दल वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं अब सुरनकोट का, क्योंकि सुरनकोट से खबर सामने आ रही है कि वहां पर सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरनकोट के 13 वार्डों में मात्र 9 अस्थायी सफाई कर्मचारी तैनात हैं और गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग लगातार सफाई कर्मचारी कर रहे हैं और मांगे पूरी न होने पर 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान किया है। तो चेतावनी सफाई कर्मचारियों द्वारा दी गई है, म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 2 जनवरी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि जब सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे क्या कुछ मुसीबतें आम आवाम को झेलनी पड़ेगी। और चलिए रुक करते हैं सुरनकोट का, जहां पर जमशीद मलिक हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद बताइएगा, सफाई कर्मचारी जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? बिल्कुल, सुरनकोट की अगर हम बात करें, सुरनकोट में सफाई कर्मचारियों ने आज प्रोटेस्ट करते हुए साथ में ये भी कह दिया है कि अगर 2 जनवरी तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो उसके बाद ये काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। इन सफाई कर्मचारियों की मांग ये है कि सुरनकोट की 13 वार्डों में 9 सफाई कर्मचारी हैं जो टोटल काम करते हैं इन 13 वार्डों में सुबह से लेकर शाम तक, और इनको वेजेस जो दिए जाते हैं 750 रुपया दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि टोटल 11 सफाई कर्मचारी सुरनकोट के अंदर है और 11 के 11 जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, इनमें एक भी परमानेंट मुलाजिम नहीं है। और इनकी यही मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि पिछले 13 साल पहले म्युनिसिपलिटी बनाई गई थी सुरनकोट को, 13 साल से लोग म्युनिसिपलिटी में जो काम करने वाले लोग हैं आज भी आरजी मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनकी 750 रुपए तनख्वाह। और सबसे बड़ी बात है कि 13 वार्डों में 9 सफाई कर्मचारी, अगर कुल मिला के बात करें 9 भी नहीं, 9 में से भी 2 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो गाड़ी के साथ चलते हैं और 7 सफाई कर्मचारियों पर है 13 वार्डों की साफ सफाई का, जिनकी तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि सरकार इनको जल्द से जल्द परमानेंट करे, क्योंकि इनके भी काफी परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है। हालांकि इनकी तरफ से ये जरूर कह दिया गया कि अगर 2 जनवरी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो जो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रियंका, बिल्कुल, जाहिर तौर पर जमशीद, हर कोई जानता है जब सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तो कितनी मुसीबतों का सामना आम आवाम को करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कितनी गंभीरता से इसे लेने की उम्मीद है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जल्द गौर करे ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े? बिल्कुल, इस पर इनको काम करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं किए गए। इससे पहले भी कई बार ये लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हालांकि कोविड के दौरान इन लोगों ने, उससे पहले ये स्ट्राइक पर थे, मगर कोविड के साथ इन लोगों ने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी थी क्योंकि उस वक्त इनकी जरूरत थी और ये वॉलंटियर लोग सामने आए उस वक्त काम करने के लिए। मगर अब इन लोगों की भी जरूरतें हैं जिनको सरकार को जल्द सुनना होगा। नहीं तो 2 तारीख के बाद अगर ये सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि ये मामला आगे बढ़े, चाहे पुंछ प्रशासन इन लोगों से बात करके इस मामले को हल करे, नहीं तो 2 तारीख के बाद ये लोग अगर सफाई कर्मचारी प्रोटेस्ट पर चले जाते हैं, काम छोड़ हड़ताल पर चले जाते हैं, तो उसका खमियाजा पूरी सुरनकोट की आवाम को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने पहले ये कह दिया कि इससे पहले भी हम लोग मांग करते आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी, मगर कई लोग इनमें आज भी ऐसे हैं प्रियंका जो चाहे पुंछ से आते हो या थाना मंडी से आते हो, अगर इन लोगों की बात करें तो एक 750 रुपए लेने वाला सफाई कर्मचारी अगर वो पुंछ से आता है तो हर दिन उसका किराया जो बनता है 100 रुपया बनता है, मतलब 3000 रुपया उसको किराया खर्च हो जाता है आने जाने में। और खाने पीने के साथ अगर बात करें सिर्फ 2000 रुपये उसको महीने के बन पाते हैं। इसको देखते हुए ये लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, नहीं तो वो 2 तारीख से कंप्लीट काम छोड़ हड़ताल पर चलेंगे। अगर सुरनकोट के अंदर इस तरह के हालात बन जाते हैं तो फिर इसको संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 13 वार्ड हैं और 13 वार्ड में सिर्फ 7 सफाई कर्मचारी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक सफाई करते हैं, मगर उनकी भी वो वेजेस की जो मांग है उसको लेकर वो आज पुरजमन प्रोटेस्ट किया। मगर 2 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया कि अगर 2 तारीख
तक सरकार उनकी बात नहीं मानती तो 2 तारीख के बाद वो काम छोड़ हड़ताल पर चल जाएंगे। प्रियंका जी, शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और सिरनकोट के हालात हम आपको बता रहे थे। लगातार सफाई कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, पहली बार प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा चुके हैं। अब 2 जनवरी की चेतावनी दी है, अगर इस पर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो 2 जनवरी से ये सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है किसानों के लिए। कठुआ की तर्ज पर सांबा में भी तारबंदी के पार अब हल चल सकता है और किसानों की बंजर पड़ी जो जमीनें हैं उस पर फसलें लहलहाने की अब उम्मीद एक बंदी है। अब किसानों को इससे जाहिर तौर पर फायदा होगा। राहत भरी खबर है किसानों के लिए। जिला सांबा प्रशासन और बीएसएफ जल्द ये बड़ा फैसला ले सकती है और इसी के चलते आपको बता दें कि कठुआ की तर्ज पर सांबा में भी तारबंदी के पार अब हल चल सकता है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये बड़ा फैसला जिला सांबा प्रशासन ले और बीएसएफ ले। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा कि कब तक फैसला लिया जा सकता है जब कठुआ की तर्ज पर सांबा में भी तारबंदी के पार हल चलेगा? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि जिस तरह से कठुआ जिला की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं वहां जीरो लाइन के आगे जितनी भी जमीनें हैं वहां पर काश्तकारी जो शुरू हो चुकी है और उसी के चलते जो सांबा जिला के किसान हैं इन्होंने भी एक प्रशासन से गुहार लगाई थी कि चलिए भी एक मौका मिलना चाहिए, हम भी वहां पर काश्तकारी करें, क्योंकि हमारी जमीनें वहां पर बंजर होती हुई नजर आ रही है और उसकी कोई देखभाल नहीं है। जिसके चलते बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का दौर जो है वो जरूर हुआ। उसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ के जो नुमाइंदे हैं बॉर्डर इलाकों के उनके साथ एक मीटिंग की है और उनको एक मौका दिया कि आप अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ इलाके सटे हैं वहां पर जाइए, विजिट करिए और देखिए कि वहां पर किस तरह से काश्तकारी की जा रही है, क्या कुछ प्रोटोकॉल वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं। जिसके चलते अब ये फैसला जो वो जल्द आ सकता है कि जो बॉर्डर इलाके के किसान हैं वो भी अपनी जो बंजर पड़ी जमीनों पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, जिसको लेकर कुछ प्लानिंग जो वो लगातार अभी भी जारी है और मुझे लगता है कि इस प्लानिंग का रिजल्ट जो वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। जिसके चलते एक शेड्यूल जो वो बनाया जाएगा, टाइम टेबल बनाया जाएगा कि किस समय पर जाकर जो है वहां पर खेती करनी है, किस तरह की फसलें लगानी है। तो ये एक राहत भरी खबर किसानों के लिए है, क्योंकि लगातार आपने पिछले दिनों में देखा कि जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में हालात बने, पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा, जिसके चलते ये जो जमीनें हैं वहां पर उनको जाने की इजाजत नहीं थी किसानों को आगे। और अब एक प्रयास जो वो जरूर किया जा रहा है कि जिस तरह से सीज फायर का एक समझौता जो है वो दोनों देशों के बीच में हुआ, तो उसी का अब ये एक फायदा लेने का जो प्रयास है ये किया जा रहा है कि चलिए अब माहौल शांत है तो हम अपनी खेतों को एक बार फिर से जो खुशनुमा करें, जो बंजर जमीनें हमारी पड़ी हुई हैं। तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा और खासतौर पर जो नुमाइंदे हैं उनकी भी मीटिंग हुई है और जो किसान वर्ग है उनको भी साथ लेकर जो वो प्रशासन अब चलेगा और बीएसएफ के साथ बराबर तालमेल बनाकर जो वो आने वाले दिनों में यहाँ पर खेती बाड़ी जो वो शुरू होगी और वहाँ किसान अपना एक नया सोर्स ऑफ इनकम जो वो जनरेट करेगा उन बंजर जमीनों पर। यहाँ कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि आने वाले दिनों में ये किसान यहाँ पर खेती कर पाएंगे। जी, शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता सांबा से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो अपडेट दे रहे थे कि एक खुशी की लहर है किसानों में, जो एक राहत भरी खबर किसानों के लिए सामने आई है सांबा से। हो सकता है इस पर जल्द बड़ा फैसला लिया जाए। जीएमसी जम्मू व इसके सहयोगी अस्पतालों में मौजूदा समय में कोविड मरीजों की संख्या 27 पहुंच चुकी है। जीएमसी अस्पताल में हालांकि 8 मरीज ही भर्ती हैं, जबकि डीआरडीओ अस्पताल में ये आंकड़ा 19 जा पहुंचा है। डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती मरीजों में से कुछ का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास भी रहा और डॉक्टरों ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया है कि वो कोविड गाइडलाइन से किसी भी प्रकार का समझौता न करें। ऐसा करने से ही कोरोना को और फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 4 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं।
हमारे पास जितने पुराने पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से कोई भी पेशेंट हमने डिस्चार्ज नहीं किया है। अभी कुल मिलाकर हमारे पास 27 पेशेंट्स जो हैं वो एडमिटेड हैं, जिनमें से 8 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 19 पेशेंट जो है हमारे DRDO हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। आपके माध्यम से जैसे बार बार पहले से भी रिक्वेस्ट की जाती है और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है, ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक है पिछले दिनों में इनके केसेस में काफी गिरावट आ गई थी, अब दोबारा से इनमें बढ़ोतरी हो रही है। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके 3 स्टेप्स जो है वो याद रखिए। एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है और हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो वैक्सीनेशन है, जितनी जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो कंप्लीट करवा लीजिए। और तीसरी जो चीज है कि अगर किसी को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो मेहरबानी करके उसको छुपाइए नहीं, जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आके अपना टेस्ट करवाइए। आपके कांटेक्ट में जितने लोग आते हैं उनको भी इन्फॉर्म करिए। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसे देखते हुए सरकार ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन सरकार के इन निर्देशों पर जनता कितना अमल कर रही है, इसका नजारा जम्मू में जगह जगह देखने को मिल रहा है, जहां लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना से जागरूक लोगों ने सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक अगर सरकार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो इससे दूसरे लोग भी सीख लेंगे और गाइडलाइन का पालन करेंगे। ये तो लग रहा है जेडे नहीं मनने वाले हैं दिन तो 12 तो हूँ सरकार का सोचा रही है, कोई जुर्माना भी होगा मगर वो समझते नहीं है। ये भी जेडे बेफजूल जेडे घूमरते ने इन्हें की सरकार कर रही है, मगर सरकार को और थोड़ी सख्ती करूड़ा तो चलो ये तो सुधरी जाएंगे। बाकी आने वाली बीमारी को बचाव ही आग, बच्चे आ बजुर्ग आ बेचारे उनका सब परेशानी का सामना नहीं दिखना पड़ेगा। कि अगे इनकी मर्जी है भाई, नहीं के मनते तो फिर सरकार दे इनके वास्ते करी सकती, चलान चलून पेश कर सकती है तो थोड़े लोग समझी जान। जे हर वार्ड के 40-50 बंदे की चलान होए तो 100 बंदा उदा करना और सुधरी जाएगा। हमको पहले की तरह और अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कितने केस बढ़ रहे हैं, आजकल बहुत केस आ रहे हैं। मगर यहाँ पर हम अपने आवाम से यही अपील करना चाहते हैं, मास्क डालो, क्योंकि पहले भी लॉकडाउन 2 साल बच्चों के स्कूल भी बंद रहे। क्यों हम पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, आम पब्लिक को समझना चाहिए, मास्क लगाएंगे तो और सैनिटाइजर यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंस रहेगी, उसकी वजह से हम लॉकडाउन से बच जाएंगे। नहीं तो अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर और वही मुश्किलात आएगी, एक गरीब की रोटी खानी मुश्किल होती है। सर, प्रशासन ने मुगल रोड पर यातायात फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लियाकत अली के मुताबिक लगातार बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर फिसलन बढ़ने और हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। लियाकत अली के लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल मुगल रोड का रुख न करें। जो 25 तारीख से आज तक कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है और पीर पंजाल बेल्ट में ऊपर जहां से हमारी मूल रोड मुगल शाह रोड जो है सड़क जो है वो क्रॉस करती है श्रीनगर वैली की तरफ, उसमें काफी बर्फबारी हो चुकी है जिसकी वजह से रोड बंद हो चुकी है। अब रोड खोलने के चांसेस बिल्कुल भी मुझे नहीं लगते हैं, इसलिए कि ये जो भी पानी है वहाँ माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से पानी जम जाता है सरफेस पे और पानी जमने की वजह से गाड़ियों का चलना दुश्वार हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि अब हम दोबारा खोल पाएंगे, वो इसलिए कि अगर मौसम ठीक भी हो जाता है तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से जो भी पानी इवन दिन को भी रोड पे आता है वो जम जाता है, तो जमने की वजह से ट्रैफिक के एक्सीडेंटल चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ने से ह्यूमन सोर्सेज में लॉस हो जाता है, बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं, गाड़ियों को नुकसान हो सकता है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर वालों ने भी रोड क्लोजिंग का हुक्म दे दिया है। मैं सबको ये अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुगल रोड पे जाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि आजकल अवलांचेस भी आते हैं
और अवलांचीज की लपेट में स्या लोग भी बीच में आ सकते हैं और भी नुकसान हो सकते हैं। गाड़ियों का तो चलना बहुत दुश्वार है क्योंकि स्लिपी एरिया है, हार्ड टफ एरिया है, बड़ी पहाड़ी, ऊपर से कोई शूटिंग स्टोन आ सकता है नीचे, जिसकी वजह से नुकसान के चांसेस मैं कहता हूँ 90%। जम्मू में मंदिर मस्जिद मोड़ पर तवी पुल के नजदीक महाराजा हरि सिंह के प्रतिमा स्थल का रखरखाव न होने से लोगों में बेहद रोष देखा जा रहा है। प्रतिमा स्थल को रोशन करने के लिए लगाई गई लाइटें आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। लोगों ने इस अनदेखी के लिए जम्मू नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है और उनका कहना है कि कुछ समय पहले भले ही नगर निगम ने इस प्रतिमा स्थल के रखरखाव के लिए मुहिम चलाई थी, लेकिन अब हालात फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं। देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि अभी कुछ महीने पहले हमने जेएमसी में मेमोरेंडम दिया था, जिसके बाद यहाँ पर काम हुआ, स्टैचू भी रेनोवेट हुआ, उन्होंने कुछ हद तक खर्चा किया, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटों की हालत कैसी है, यहाँ पे रेलिंग्स टूटी हुई हैं, यहाँ पे बहुत ही खस्ता हालत है। तो यहाँ पे ऐसा चाहिए कि जम्मू म्युनिसिपैलिटी का कोई ऐसा बंदा यहाँ पर रहे जो यहाँ पर देख रेख करे। खाली देकर चले जाना ये एक बात नहीं हुई। अगर आप इसको एक हद तक काम करते हैं तो उसको मेंटेनेंस रखना भी आपका एक कार्य है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे आप 10,000 खर्च कर 5,000 कर ये काम कर देंगे तो ऐसे बात नहीं ना चलेगी। आपको जम्मू को स्मार्ट सिटी की ओर लेकर जाना है तो आप निरंतर मेंटेनेंस करनी होगी और यही उनका दायित्व है और उन्हें पूर्ण निभाना चाहिए। पोल्स लगे थे, इन लोगों को, इन चीजों को तोड़ने वाले यहाँ के लोग ही हैं। तो जेएमसी से हमारी गुजारिश ये है साथ में कि जेएमसी ने जिस तरह टेंडर पास करवाया था, यहाँ पे काम करवाया था, उसी तरह जेएमसी एक प्रॉपर मेंटेनेंस कराए यहाँ की। यहाँ पे जो रेलिंग्स है बढ़िया तरीके से लगाए, हार्ड लगाए कि ये टूट ना पाए, और ये महाराजा साहब की जो मूर्ति है इसमें अच्छी तरह से पेंट करवा के फिर से एक टेंडर पास करवा के यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस की जाए, ताकि जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनको पता चले कि महाराजा हरि सिंह कौन थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी और डोगरा कल्चर हेरिटेज क्या है। क्योंकि हमारे डोगरा कल्चर हेरिटेज विलुप्त होते जा रहे दिन ब दिन। हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है, एलजी गवर्नर एलजी से डिमांड है कि इस पर ध्यान दे और इसका काम करवाएं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।